जय हिंद साथियों। ग्रुप डी के लिए साइंस प्रैक्टिस सेट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज ये जो आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट साइंस का हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई देरी किस बात का, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह आज भी हमारा कितना होगा, 25 क्वेश्चन होगा। चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया श्वसन जड़ किसका लक्षण है। श्वसन जड़ किसका लक्षण है। चार ऑप्शन दिया गया है, जल निगमन पौधों का, या परजीवी पौधों का, या मैग्रोव पौधों का, या फिर पहाड़ी पौधों का। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जैसे भाई कोई पौधा होता है, ठीक है, क्या होता है, कोई पौधा होता है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई पौधा है तो श्वसन जल लक्षण का मतलब कौन से ऐसे पौधे जो भाई जड़ से श्वसन करते हैं, ठीक है, जड़ से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो श्वसन जड़ लक्षण होता है ये किसका होता है, तो याद रखिएगा मैंग्रोव पौधों का होता है। किसमें होता है, मैंग्रोव पौधों में होता है। तो पहले का याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, सी वाला, यानी कि तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, आपसे पूछा गया कि भाई फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है किसमें, उचेरिया वेंक्रोफोटाई में, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा होता है, ठीक है, उचेरिया वेंक्रोफोटाई में, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा, या फिर एस्कैरिस लुम्बिकाइडिस द्वारा, या फिर एंड अमीज हिस्टोलिका द्वारा। तो अगर हम लोग बात करते हैं फाइलेरिया की, जो एक प्रकार की बीमारी है, ये किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ये आपका होता है उचेरिया वेंक्रोफटाई द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, उचेरिया वेंक्रोफटाई द्वारा ये होता है। तो 2 नंबर का आपका हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि भाई जो बेरी बेरी रोग है, कौन सा रोग है, बेरी बेरी रोग है। ये देखना, बेरी बेरी रोग, भूख नहीं लगना, ठीक है, वध तेजी, ठीक है, वधह जमी और थकान हो गया, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमजोर हो जाना, ये कौन से विटामिन की कमी की निशानियां हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा जो बेरी बेरी विटामिन रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, क्या है, तो थायमीन है, क्या है, थायमीन है, ठीक है। और विटामिन B2 का क्या होता है, तो याद रखिएगा राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 3 का आपका हो जाएगा ए, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया है, ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है। तो अगर बात करें हम लोग ब्रायोफाइलम में, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, एक तना है, या पत्ता, या मूल, या फिर पुष्प, किसके द्वारा होता है। तो यदि आपने पत्ता आंसर किया तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्रायोफाइलम में जो कायिक प्रवर्धन होता है ये पत्तों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से 4 का आप किसके ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। देखना अगर कच्चे दूध को ऐसे ही रख दिया जाए तो भाई बेसिकली वो जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। कच्चे दूध को अगर आप ऐसे ही खुले छोड़ देंगे, रख देंगे, तो वो जल्दी खराब हो जाता है। परंतु पाश्चुरीकरण क्रिया के द्वारा दूध को सेव किया जा सकता है। यानी कि अगर आप पाश्चुरीकरण क्रिया अपनाते हैं तो इसके द्वारा दूध जल्दी खराब नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले दूध को लगभग लगभग याद रखिएगा 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है, लगभग 10 मिनट तक। 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पाश्चुराइजेशन, ठीक है, पाश्चुरीकरण बोलते हैं। और इस प्रक्रिया के पश्चात दूध जो है जल्दी से नहीं फटता है। तो 5 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय की पत्ती में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है। तो बेसिकली जो देखा जाए इसमें क्या होता है, तो आपका होता है थायमीन होता है, सॉरी थायनीन होता है, क्या होता है,
थायनिन होता है, ठीक है, जिसको टैनिन भी बोलते हैं, ठीक है। और कैफीन किस में पाया जाता है, तो कैफीन याद रखिएगा कॉफ़ी में, किस में पाया जाता है, कॉफ़ी और चाय में। तो भाई 6 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, 4 नंबर। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा गया कि भाई निम्न में से कौन एक तत्व है, कौन एक तत्व है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा सही होगा, मणि होगा या फिर नीलम या फिर पन्ना या फिर हीरा होगा। तो अगर हम लोग मणि की बात करें, नीलम की बात करें या पन्ना की बात करें, ये तीनों क्या है, तो ये रत्न के नाम है। जबकि जो हमारा हीरा होता है, ये हीरा क्या है, तो कार्बन का ही एक अक्रिस्टलीय रूप होता है, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ठीक है। तो हीरा क्या है, एक तत्व है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखना, 8 आपसे क्या पूछा गया है। भाई आपसे पूछा गया है कि क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं। क्योंकि भाई बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, ऑक्सीजन का अपक्षय हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अपक्षय हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीष्म काल में क्या होता है, मछलियां ज़्यादा मरती हैं शीतकाल की अपेक्षा। तो 8 का याद रखिएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में द्वितीय आवर्त को प्रदर्शित करने वाले तत्व का विन्यास क्या हो सकता है। द्वितीय आवर्त में जैसे बात करें हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम, तो जब भी इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आएगा 2 8 2 आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 12 होता है। इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 10। 10 आपसे पूछा गया है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा यानी कि लगातार वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई जब तापमान में वृद्धि होगा तो पानी जो होगा भाप बन के ज़्यादा ज़्यादा उड़ जाएगा, जब पानी ही नहीं रहेगा तो आर्द्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, घटती है, ठीक है। तो तापमान में सहसा वृद्धि होने के कारण जो अपेक्षित आर्द्रता होती है वो क्या होती है, घटती है। चलिए प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया, ध्यान देना कौन सा है प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कहा गया है, एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, उसकी तरंग दैर्ध्य 7 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि की तरंग की चाल क्या होगी, ध्वनि की तरंग की चाल क्या होगी। तो देखना चाल का एक फार्मूला होता है, आप ऐसे याद करना, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है, ये होता है न्यू इंटू में होता है क्या, लेमडा होता है, न्यू इंटू लेमडा। जहाँ पे ये जो v है ना, वे वेलोसिटी है, न्यू क्या है, तो भाई ये आवृत्ति होता है, और आपका लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे देखना न्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, इतनों में 10 दे रखा है, कितना 10, और लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना 7 सेंटीमीटर। तो भाई लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 10 सत्ते कितना आएगा, 70 आ जाएगा। जब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे ना, मीटर को किस में बदलोगे, सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर -2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 70 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 70 इंटू 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो 11 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। भाई अगर साधारण सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो जो अंतिम प्रतिबिंब होता हमेशा कैसा बनता है, ये आभासी बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित बनता है, यानी कि बड़ा बनता है, आभासी बनता है, और ऊर्ध्वत सीसी का मतलब क्या होता है, ये सीधा बनता है। तो 12 का हो जाएगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सल्फर ना
माना गया यहाँ पे कि सल्फर 113 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या होगा, गल जाएगा, एवं इसका क्वथनांक जो है 445 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 445 डिग्री सेल्सियस ताप पे सल्फर जो है ये उबलने लगेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान देना, दो तापमान दिया है, एक तो दिया 113 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 113, और एक कितना दिया है, 400, 400 क्या दिया है, 45 डिग्री सेल्सियस, कितना, 445 डिग्री सेल्सियस दिया, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन क्या कह रहे हैं, 90 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर ठोस होगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर ठोस होगा। देखना 113 पे गल जाएगा, तो 113 पे पहले क्या रहा होगा, ठोस ही रहेगा। तो भाई पहला तो आपका सही है। दूसरा देखना 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फर द्रव होगा। जी बिल्कुल बात है भाई, 113 पे गल जा रहा है, तो 113 से 400 तक आपका क्या होगा, द्रव ही होगा। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा क्या कह रहे हैं कि 450 पर सल्फर द्रव होगा। नहीं, जब 445 पे ही वो उबल रहा है, यानी कि इसका क्वथनांक है, तो 450 पे कैसे द्रव होगा? यानी कि जो आपका गलत है ना, वो तीसरा वाला ही क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 450 पे ये द्रव नहीं होगा, बल्कि ये उबल के भाप बन जाएगा, क्योंकि इसका क्वथनांक कितना है, 445 है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। भाई 14 में आपसे पूछा गया है, क्या पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? यानी कि सिंपल में कह सकते हो, रेडियो तरंगों को कौन सा जो मंडल है वो परावर्तित करता है। तो पृथ्वी देखना, अगर मान लिया जाए कि भाई ये आपकी अर्थ है, ठीक है, क्या है, ये आपकी क्या है, अर्थ है, तो भाई इसके चारों ना बहुत सारी परतें पाई जाती, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। तो सबसे पहला क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो भाई जो आयन मंडल होता है ना, कौन सा होता है, आयनोस्फीयर। यही आयन मंडल क्या करता है, तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। तो 14 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? जी हाँ, किस में होता है, तालाब में होता है, या वन में होता है, या घास स्थल, या मैंग्रोव में होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, तालाब होता है। क्या होगा, तालाब। क्योंकि भाई जो तालाब होता है, तालाब में जो यहाँ पे पिरामिड होता है ना, पिरामिड, वो कैसा होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ढेर सारे यहाँ पे जीव जो है दिखाए होते हैं, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो एक सवाल है छोटा सा, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आपसे पूछा गया क्या, कि कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है, ठीक है। कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 6.64 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो भाई किसी भी तत्व में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होती है, वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, यानी कि 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु, ठीक है, 10⁻23 परमाणु होता है, ये इतने के बराबर होता है। तो अगर भाई 664 में आप 622 से लगभग आप करोगे, तो लगभग ये आ जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो आ जाएगा लगभग कितना, 1.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 10⁻20 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो भाई 17 में देखना, आपसे क्या पूछा गया है। आपसे कहा गया कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या होता है? तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो जो यहाँ पे भारहीनता की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तो जो कक्षा में त्वरण होता है और बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जो कक्षा का त्वरण होता है और बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं,
बराबर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, भारहीनता फील होती है। तो 17 का आपका हो जाएगा 2 वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है कि कोई पत्थर, ठीक है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, सॉरी यहाँ पे देखना जानकारी अधूरी है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए टाइपिंग में, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, एक तार के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, क्या है, एक तार के सिरों पर विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इनमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तब तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखना जो धारा का फार्मूला होता है, धारा का फार्मूला कितना होता है, ये होता है आई इक्वल टू कितना होता है, धारा बराबर आई इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखिए आई बराबर होता है क्यू अपान में टी होता है, क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू अपान में टी, यानी कि धारा बराबर होता है, ठीक है, धारा बराबर क्या होता है, आवेश अपान में समय होता है। तो समय तो हमारा दिया है, नीचे वाला जो टी है ना ये 20 सेकंड दिया है, परंतु हमें क्यू नहीं पता है। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, जो क्यू होता है ना, क्यू बराबर क्या होता है, याद रखिएगा वी अपान में डब्लू होता है, ठीक है, वी अपान में क्या होता है, डब्लू होता है। यानी कि यहाँ पे जो आवेश होता है, आवेश बराबर क्या होता है, ये होता है विभवांतर अपान में कार्य होता है, ठीक है, विभवांतर अपान में ऊर्जा। तो Q की वैल्यू निकालिए, V जो है ना वोल्टेज आपको कितना दिया गया, 1.5, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देखना ये उल्टा हो गया, ठीक है, Q बराबर क्या होता है, याद रखिएगा W अपान में क्या होता है, Q बराबर W अपान में होता है आपका V होता है, क्या होता है, W अपान में V। वैल्यू रखिए, W की वैल्यू कितनी है, तो W की वैल्यू आपको दे रखा 15, ठीक है, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखा है, ठीक है, 1.5। तो भाई इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कैंसिल करिए तो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई, Q की वैल्यू आपकी आ गई 10 कूलाम आ गया, कितना आ गया, 10 कूलाम। तो I की वैल्यू अब निकालिए, तो भाई Q की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 10, और समय आपका कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपका 20 सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आप सॉल्व करिए, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करिए तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, कितना, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को आराम से लगा सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। तो आपका कौन सा आ जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हैली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देता है, हैली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, तो याद रखिएगा ये 76 ईयर बाद, यानी कि 76 साल बाद ये दिखाई देता है। तो आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आपसे पूछा गया है ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो याद रखिएगा कांच का, किसका बना होता है, कांच का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा गया है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। देखना जो पित्त का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, पित्त का निर्माण किस में होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। और पित्त रस का संचय कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो भाई 23 आपसे पूछा गया है, यानी कि मियादी बुखार जिसको टाइफाइड कहते हैं में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो अगर बात करें टाइफाइड बुखार की, यानी कि मियादी बुखार, तो शरीर में मुख्य रूप से यह है हमारे आंत को प्रभावित करता है, किससे, हमारे आंत को, जिससे क्या होता है, भूख नहीं लगता, सर में बहुत सारा दर्द रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोनोसेप का इंजेक्शन, पैरासीटामॉल, ठीक है, इनकी क्या होती हैं, दवाइयाँ और इंजेक्शन होती हैं। तो 23 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा
कि शरीर में रुधिर का भंडारण कहाँ होता है, यानी कि ब्लड बैंक के नाम से कौन जाना जाता है। तो आप वैसे ही आपका इसका जो नाम होता है वो होता है स्प्लीन होता है। क्या होता है? स्प्लीन होता है, ठीक है। स्प्लीन की हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा, ठीक है। स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा। तो प्लीहा को ही क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं, या आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो इसी का एक नाम और होता है तिल्ली होता। क्या होता है? तिल्ली। तो शरीर में रुधिर का भंडार है, यानी कि ब्लड बैंक कौन सा होता है? तो स्प्लीन या प्लीहा, या फिर इसी को तिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा है? पूछा गया कि मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है, कितनी होती है? तो ये सामान्यतः अगर देखा जाए तो 70 से 72 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है। कितना होता है? तो याद रखिएगा 70 से 72 बार प्रति मिनट होता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। इसके बाद 100 क्वेश्चन का आपका आएगा महामैराथन, जिसमें जो है आगे जो ग्रुप डी का भी पेपर चल रहा है और जो होगा उसमें जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।